नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा आपको वेलकम बैक। ब्रेक से पहले सवाल लिया था, खातून ने पूछा था कि जी उनका पासपोर्ट एक्सपायर हुआ हुआ पासपोर्ट और नया पासपोर्ट दोनों को वो इकट्ठे इस्तेमाल करने का सोच रही हैं, क्यों? श्योर, क्योंकि उनका जो वैलिड वीज़ा है वो उनका पुराने पासपोर्ट के अंदर लगा हुआ है। सो उसका सवाल का जवाब सिंपली ये है कि आप दोनों पासपोर्ट्स को ज्वाइन करके इकट्ठे ट्रैवल कर सकती हैं, क्योंकि आपके जो वीज़ा लगा हुआ है वो आपका प्रीवियस पासपोर्ट में है। आपने देखा होगा वहाँ पे कई दफ़ा लिखा होता है VIPP आपके पासपोर्ट के ऊपर, अगर आपने कभी ऐसे पहले ट्रैवल किया है। वो VIPP का मतलब है वीज़ा इन प्रीवियस पासपोर्ट। सो आपने जब ट्रैवल करना है तो अपने दोनों पासपोर्ट साथ लगाइए। आपके पुराने पासपोर्ट के अंदर आपकी वैलिड लीव है और नया पासपोर्ट आपका वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। सो दोनों चीज़ें साथ करके आप ज्वाइन करके ट्रैवल कर सकते हैं। दूसरा सवाल आपने पूछा था कि जी आपकी फ्रेंड हैं, वो उनके EU पार्टनर हैं, उसके बेस पे उन्होंने एप्लीकेशन की, 3 महीने हो गए अभी तक, बायोमेट्रिक्स के बाद आपको अभी तक जवाब नहीं आया। EU रेगुलेशंस के अंदर जो भी आजकल केस वर्किंग हो रही है उसमें 6-8 महीने 9 महीने का टाइम ईजिली लग सकता है। सो अभी आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है, अभी उसमें थोड़ा सा इंतजार कीजिए। आपको मेरा ख्याल है 3 महीने में कोई ना कोई जवाब मिल जाना चाहिए। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो। हेलो जी जी। हेलो। जी हेलो, बताइए, मैं सुन रहा हूँ। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। माशाम। सर, मैंने अप्लाई किया था न्यूट्रलाइजेशन के लिए। हाँ। 2 बच्चे और मैं। मेरी न्यूट्रलाइजेशन मिल गई थी और दोनों बच्चों को नहीं मिली। दोनों के पास आईएलआर था। अच्छा, उनको डिसीजन ये आया क्या, मेरी वाइफ के पास जो है वो आईएलआर नहीं था, तो होम ऑफिस ने ये लिख के भेजा कि मदर के पास आईएलआर सेटलमेंट होनी चाहिए या क्या कहते हैं नेशनलिटी होनी चाहिए जब बच्चों को नेचुरलाइजेशन मिलेगी, क्योंकि बच्चे जो है आउटसाइड बोर्न हैं, पाकिस्तान में पैदा हुए थे वो दोनों। अच्छा, ये दोनों जो है मैं एनसीएस के थ्रू गया था और ये मैंने वहाँ से जो ऑफिसर से उससे भी मैंने कंसर्न किया था, उसने सेक्शन भी खुद ही डाला था, उसने 311 डाला था। होम ऑफिस मैंने 2-3 दफा फोन किया था, तो उन्होंने कहा वो कर सकते हैं, एलिजिबल है। अब मुझे सिर्फ ये बताएं कि आप थोड़ी सी मुझे गाइड कर दें, क्या मुझे रिकंसीडर का उन्होंने फॉर्म मुझे भेजा है, क्या मुझे रिकंसीडर करना चाहिए या मुझे कंप्लेंट दर्ज करानी चाहिए कौन से एनसीएस के खिलाफ, क्योंकि मुझे उन्होंने गाइड किया था और होम ऑफिस ने मुझे गाइड किया था कि वो एलिजिबल हैं और वो कर सकते हैं। प्लीज इसका मुझे जवाब दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक ओके, यू सर। चलिए मैं बताता हूँ जी। सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी है, आपके बच्चों के केस में आपकी जो नेचुरलाइजेशन या उनकी जो रजिस्ट्रेशन एज ब्रिटिश नेशनल्स का जो पॉइंट बनता था वो एज ऑफ राइट नहीं बनता था। ये चीज़ आपको समझनी है, जिस वजह से आप, मेरा ख्याल है, थोड़ा सा गुमे हुए हैं इस सिचुएशन के अंदर। एज ऑफ राइट जो चीज़ होती है ना, वो कानून के अंदर ब्लैक एंड वाइट साफ साफ लिखी होती है कि जी आपने अगर ये रिक्वायरमेंट पूरी कर ली तो इसकी बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। जो एलिजिबिलिटी बनती है टू अप्लाई फॉर अ डिस्क्रेशनरी पावर टू बी एक्सरसाइज्ड, यानी अगर आपकी कोई डिस्क्रेशन आपके लिए इस्तेमाल किया जाए, उसके लिए आपकी कोई एलिजिबिलिटी बनती है, तो वो तो आपके बच्चों की बनती है। अब अगर आपके नेचुरलाइजेशन की एप्लीकेशन जानी थी, आपकी वाइफ के पास इंडेफिनिट लीव नहीं है, सेटलमेंट नहीं है, या उनके पास नेशनलिटी नहीं है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कानून के मुताबिक एज ऑफ राइट आपके बच्चों का राइट नहीं बनता। उनका राइट कब बनता है? अगर बाकी सबकी फैमिली का काम हो रहा है उसके साथ ही उनका बन सकता है, और वो भी डिस्क्रेशन के अंदर। वो राइट नहीं होता। राइट कब बनता है? एक बच्चा यहां पे पैदा होता है, बाय बर्थ वो ब्रिटिश नेशनल होता है, अगर उसके दोनों पेरेंट्स में से कोई एक पेरेंट यहां पे सेटल्ड होता है, वो राइट होता है, उसके अंदर कोई मसला नहीं है। एक बच्चा 10 साल यहां पे गुजार लेता है, पैदा हुआ यहां पे, और उसके बाद 10 साल कंसेक्टिवली यहां पे गुजार लेता है, तो कानून उसको एक्सेप्ट करता है कि इस बच्चे को अब राइट है कि इसको रजिस्टर कर लिया जाए एज ए ब्रिटिश नेशनल। लेकिन बच्चे बाहर से आते हैं, माँ के साथ वो किसी वीज़ा के ऊपर आते हैं, और स्पाउस वीज़ा के ऊपर आते हैं, फॉर एग्जांपल वही डिपेंडेंसी चल रही होती है, और उसके बाद बाप अप्लाई करना चाहता है अपनी नेशनलिटी के लिए और कहता है बच्चों के पास इंडेफिनिट लीव है तो मैं उनके लिए अप्लाई करता हूँ। माँ के पास हो सकता है किसी वजह से इंडेफिनिट लीव ना हो। अगर ऐसी सिचुएशन बनती है और आप उसकी बेस पे अप्लाई कर रहे होते हैं और आप कहते हैं कि जी मेरे बच्चों को मेरे साथ होना चाहिए, तो वहां पे डिस्क्रेशन वाली बात आ जाती है। आपके केस में जो मुझे लग रहा है वो अभी आपके, मैंने एग्जैक्टली हो सकता है मैंने कहीं पे कोई मिस्टेक कर दी हो, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि जो मैंने फैक्ट्स आपके समझे हैं वो ये है कि आपने अपने बच्चों को साथ अप्लाई कराया, वाइफ के पास आपके नहीं था। आपने जब अप्लाई कराया, एलिजिबिलिटी तो है कि वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन क्या डिस्क्रेशन एक्सरसाइज किया जाएगा उनकी फेवर में, वो एक सेपरेट पॉइंट है।
आप जो मुझे कह रहे हैं, मुझे ये लगता है कि अगर आप होम ऑफिस की गाइडेंस उठा के देखें नेचुरलाइजेशन के ऊपर, उसमें आपको साफ साफ ये लिखा हुआ नजर आ जाएगा कि उनके जो केस वर्कर्स को गाइडेंस दी जाती है उसमें ये चीज लिखी हुई है कि अगर आपकी वाली सिचुएशन आती है तो ये होना चाहिए। अगर तो ऐसी बात है तो फिर आपको रिकंसिडर कराने का कोई फायदा नहीं होगा। अगर ऐसी बात नहीं है, आप रूल्स को उठा के या गाइडेंस को उठा के देखते हैं और केस वर्कर्स को जो गाइडेंस है उसके अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है, तो फिर आप उसको जरूर चैलेंज कर सकते हैं। आप उसको रिकंसिडरेशन के अंदर जाइए, वहां पे मेरे ख्याल है 80 पाउंड की उसकी फीस होती है और आप उसकी बेस पे रिव्यू करवा सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक जी। आई एम सॉरी, मैं आपको इसमें कोई और बेहतर जवाब नहीं दे सकता। मुझे पता है इसमें काफ़ी खर्चा होता है लोगों का, और फिर जब रिफ्यूज़ल आता है नेचुरलाइजेशन का तो फिर बहुत तकलीफ होती है क्योंकि इतना पैसा लग गया होता है उसके ऊपर। और ख़ास तौर पे आपने बताया कि आपने नेशनलिटी चेकिंग सर्विस से भी बात की थी और सारा कुछ किया था, उन्होंने भी आपको एलिजिबिलिटी की बात बताई होगी। जैसे आप देखें, होम ऑफिस को कोई आप एप्लीकेशन करते हैं, आपकी एप्लीकेशन वो रिफ्यूज कर देते हैं, बिल्कुल बेड़ा गर्क कर देते हैं उसका कि जी आप इस कानून में भी नहीं आते, आप इसमें भी नहीं आते, इसमें भी नहीं आते, कोई चांस नहीं बनता, फौरन निकल जाओ, अरेस्ट हो जाओगे, 5,000 फाइन हो जाएगा, ये हो जाएगा। आखिरी पैराग्राफ में बड़ा स्वीटली एक चीज ले देते हैं, अगर आप अभी भी कोई नई चीज बताना चाहते हैं तो ऑफकोर्स आप नई एप्लीकेशन कर सकते हैं। कितनी दफा मेरे पास ऐसा होता है कि क्लाइंट आता है और आगे कहता है जी उन्होंने अपील का राइट दिया। मैं कहा कैसे अपील का राइट दिए? आखिरी पैराग्राफ पढ़ें जी, उसके अंदर लिखा होता है कि अगर आप कुछ नई बात करना चाहते हैं, आप नई कोई इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं तो आप नई एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो वो ये कहते हैं कि जी हमें राइट दिया गया है नई एप्लीकेशन करने का, जो ऐसी बात नहीं है। अब अगर वो आप एप्लीकेशन करेंगे तो 100% दोबारा रिफ्यूज ही होनी है। लेकिन आप फिर ये कहेंगे जी मुझे तो होम ऑफिस ने कहा था आप कर सकते हैं, तो वो गलत बात हो जाएगी। ये मैं थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना चाह रहा था। अगला सवाल लेते जी। हेलो। हेलो, हाँ जी सर, मेरा सवाल ये है कि मैंने असाइलम का अप्लाई किया था 2013 में और वो रिफ्यूज हो गया मार्च में 2015 में। और हमने उस टाइम पे फोटोज वगैरह कुछ डॉक्यूमेंट नहीं भेजे थे, तो वो बाद में अभी फर्दर सबमिशन मार्च में किया, तो उसके बाद उन्होंने कोई जवाब वगैरह नहीं दिया, लेकिन हमारे साइन जो है वो बंद कर दिए लास्ट मंथ। तो मेरे बेबी भी है छोटा 19 मंथ की, तो मेरी 2 फ्रेंड और थी, उनका भी साइन बंद कर दिए थे 1.5 महीना पहले जब मेरे हुए थे, तब उनको एक का लग के आ गया अभी वीजा। तो अभी हमें क्या मतलब कि क्या क्या उम्मीद करनी चाहिए कि हमें कोई इंटरव्यू वगैरह के लिए बुलाएंगे या फिर हमें डिसीजन देंगे, या फिर उनकी कोई ऐसी कोई पॉलिसी है कि जिनके वीजे जिनका जो रिपोर्टिंग बंद कर रहे हैं उनको शायद दे रहे हैं, ऐसा कुछ? मैं समझता हूं कि एक बंदा असाइलम जब करता है तो खास तौर पे बहुत उम्मीद लगा के बैठता है कि इसमें हमारे लिए क्या होगा और हमारे लिए एक खतरे के होने की वजह से हमारा क्या काम बन सकता है कि नहीं बन सकता, क्या हमारा यहाँ पे एक महफूज घर बन सकता है कि नहीं बन सकता। आपको ये उम्मीद है कि अगर उन्होंने आपकी रिपोर्टिंग बंद कर दी है तो आपको स्टेटस ही देंगे। काश मैं ऐसा कह सकता कि आपकी रिपोर्टिंग बंद होने का सिर्फ और सिर्फ यही मतलब है कि आपको स्टेटस दिया जाएगा। हाँ ठीक है, एक मतलब ये भी बन सकता है कि वो आपको स्टेटस देना चाहते हैं, उनके अंदरूनी जो भी कार्रवाइयाँ चल रही हैं उनके एक डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दिया है कि जी आपके लिए डिसीजन बना दिया गया है कि आपको स्टेटस देना है, तो हो सकता है उस वजह से उन्होंने आपकी रिपोर्टिंग ख़त्म कर दी हो। दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि रिपोर्टिंग आपकी ख़त्म करके वो कुछ और सोचना चाह रहे हैं कि किसी और तरह की रिपोर्टिंग पे लगाया जाए या कुछ और किया जाए। मैं उसमें इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि ज़्यादा जो मुझे उम्मीद आपके साथ रखने की जो मैं कोशिश कर रहा हूँ वो यही है कि आपको स्टेटस मिलने के लिए ही उन्होंने आपको रिपोर्टिंग बंद की है। लेकिन मैं ऐसा कहीं कह नहीं सकता क्योंकि कानूनी बात नहीं है। मैं अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक जो जानता हूँ, मुझे आमतौर पर आपकी रिपोर्टिंग जब बंद की जाती है उसका मतलब जनरली यही होता है कि जी वो आपको कंसिडर कर रहे हैं स्टेटस देने के लिए। लेकिन अगर आपकी रिपोर्टिंग कई दफ़ा बंद करके दोबारा भी शुरू हो जाती है तो फिर दिल कितना टूटे कि अगर आप एक ही उम्मीद लगा के बैठे हुए। सो मैं ये कहूँगा कि अपनी उम्मीद को तो आप रखो कि आपको स्टेटस मिलने वाला है, लेकिन सिर्फ उस चीज़ पर यकीन नहीं करना। सो जो भी आपको पेपर्स वगैरह आते हैं, जो भी आपको डायरेक्शन दी जाती है, उसको आपने सही तरह से फॉलो करना है। ऑलराइट जी, बेस्ट ऑफ लक जी। अगला सवाल ले जी। हेलो जी जनाब। हेलो जी बताइए, मैं सुन रहा हूँ। जी पाजन, मैं जो है ना इस मुल्क में आया था 2001 में। अच्छा जी। जी, और मुझे 2001 में आया था। 2001 में, ठीक जी। और मुझे 3 साल का वीजा मिला था, बाद में वो खत्म हो गया। फिर मैंने भेजा है तो मुझे 8 महीने बाद उन्होंने फिर दोबारा 3 साल का भेजा है। 8 महीने में रहते ही नहीं लगा।
अभी वो 3 साल जो उसका भी साल डेढ़ हो गया, तो ये 8 महीने जो है ये बीच में हम कौन। क्या जी? मेरा ख्याल है इनकी लाइन ड्रॉप हो गई। चले, मैं जो आपका सवाल समझ सका हूं अच्छा, मैं आपका सवाल जो समझ सका हूं, मुझे वो आप कंफर्म कर दीजिए। 3 साल की आपको डिस्क्रिशनरी लीव मिली, वो 3 साल खत्म होने से पहले आपने अप्लाई कर दिया एक्सटेंशन के लिए, आपको स्टेटस देने में उन्होंने 8 महीने का टाइम लगाया और उसके बाद आपको स्टेटस मिल गया और आपको 3 साल और मिल गए। अब उस 3 साल के अंदर भी आपका साल डेढ़ साल गुजर चुका हुआ है और आप ये सोच रहे हैं क्या वो जो बीच वाला 8 महीने का पीरियड था वो इसमें काउंट होगा कि नहीं होगा। वो आपका बिल्कुल यकीनन शामिल होगा अगर आपने पहले 3 साल की जो एप्लीकेशन जो पहले 3 साल खत्म होने पे जो एप्लीकेशन की थी वो आपने अपनी लीव टू रिमेन खत्म होने से पहले कर दी थी। सो मैं मिसाल के तौर पे कहता हूं कि जी 1 जनवरी 2012 को आपके 3 साल खत्म हो रहे थे। अब उसके बाद खैर 1 जनवरी तो नहीं, 2012 नहीं 2014 लगा लेते हैं जी। 1 जनवरी 2014 को आपके 3 साल खत्म हो रहे थे, आपने अप्लाई किया 30 दिसंबर को या 31 दिसंबर को, ठीक है जी। अब आपने अपनी लीव टू रिमेन खत्म होने से पहले अप्लाई कर दिया। अब वो 8 महीने लेके बैठे रहे आपको और फिर जाके आपको अगस्त में उन्होंने वीजा इशू किया 3 साल का। और अब जो आपका टाइम चल रहा है वो आपके जो 3 साल कंप्लीट होने हैं वो 2014 से 3 साल आगे यानी 2017 1 जनवरी को आपके 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि सेक्शन 3C आ जाता है बीच में जो ये कहता है कि आपकी एप्लीकेशन अगर कर दी गई आपकी लीव टू रिमेन खत्म होने से पहले तो वही स्टेटस आपका चलता रहता है जब तक उस एप्लीकेशन का फैसला नहीं हो जाता। सो आपका वो 8 महीने का पीरियड इसके अंदर काउंट होना चाहिए। ऑलराइट सर, अगला सवाल है जी। हेलो हेलो जी भाई जी बताइए। हेलो जी हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम बुहारी साहब। मेरा आपसे सवाल है रिटेन राइट ऑफ रेजिडेंस के मुतालिक। हाँ जी। मेरे पास रिटेन राइट ऑफ रेजिडेंस है तो मैं अपने न्यू पार्टनर का अप्लाई करना चाह रही हूँ। तो मैंने होम ऑफिस को फ़ोन किया था, दे सेड कि आप कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर। बट जब मैंने उनका फॉर्म चेक किया तो वहाँ पे वो बार बार EEA नेशनल का जिक्र करते हैं, दे डोंट आस्क अबाउट। जी, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या मैं अप्लाई कर सकती हूँ या नहीं, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों से क्वेश्चन किया, दे डोंट हैव द राइट इन्फॉर्मेशन। चले मैं तो मैं ये जानना चाहती हूँ। मैं आपको ये बताता हूं, आपने बात अपने सवाल का एक तरह से खुद ही जवाब दे दिया। आपने बात की कि जी फॉर्म के अंदर हर जगह पे EEA नेशनल का जिक्र आता है। आप ये तो समझे कि रिटेन्ड राइट्स ऑफ रेजिडेंस का मतलब क्या है। रिटेन्ड राइट्स क्या है? रिटेन्ड का मतलब होता है वो चीज जो आपकी बरकरार है। एक सेकेंड जी, रिटेन्ड का मतलब होता है वो चीज जो आपकी बरकरार है, जो आपने अपने पास रखी हुई है, जो अभी भी महफूज है। राइट ऑफ रेजिडेंस यानी आपको यहां रहने का जो इख्तियार है, जो रहने की इजाजत है। ये इजाजत आपको ओरिजिनली कैसे मिली? ये मिलती है आपको ऑन द बेसिस कि आप किसी यूरोपियन नेशनल के फैमिली मेंबर हैं। अब आपके हो सकता है शादी हुई थी, आपके अनमैरिड पार्टनर हो, जो भी आपकी सिचुएशन थी, लेकिन किसी यूरोपियन नेशनल की वजह से आपको 5 साल का रेजिडेंस परमिट मिला या 5 साल का आपका वो राइट शुरू हुआ। अब वो बीच में कहीं आपकी या वो शादी टूट गई या आपका रिलेशनशिप खत्म हो गया या जो कुछ भी हुआ और आपने ये किया कि मैंने अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली हैं, इस बेस पे मुझे यहाँ पे रिटेन करना है अपना ये राइट जो मुझे रेजिडेंस का मिला हुआ है, यानी जो मुझे इस EEA नेशनल की बेस पे इजाजत मिली है यहां रहने की, मैं उसको बरकरार रखना चाहती हूं। ठीक है, अब ये राइट आपका चल रहा है तब तक जब तक आपके वो 5 साल कंप्लीट नहीं होते। नेशनैलिटी आपकी क्या है जी? जो भी आपकी नेशनैलिटी पहले थी, अगर आप पाकिस्तान से हैं या इंडिया से हैं, जो भी आपकी नेशनैलिटी आपकी वही नेशनैलिटी चल रही है। तो कानून आपको अगर किसी आप एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर को लेकर आना चाहती हैं तो वो तो आपको यूरोपियन नेशनैलिटी होगी और एक्सरसाइज ट्रीटी राइट्स की होगी तो आप उनको लेकर आ सकती हैं ना, वहां तो आपके ऊपर तो ये बात ही नहीं आती। सो होम ऑफिस के जिस किसी वो शहजादे ने आपको ये मशवरा दिया है वो बिल्कुल गलत दिया है। और ये अक्सर चीज होती है कि लोग होम ऑफिस फोन करते हैं ये सोचते हुए कि ये होम ऑफिस फोन किया उन्होंने कहा था, ये ऐसी कोई बात नहीं है। आप 10 गधों को फोन करें होम ऑफिस में, वो 10 गधे आपको डिफरेंट जवाब देते हैं। सो उनके ऊपर बिल्कुल आप रिलाई नहीं कर सकते। सिंपल बात यह है, आपका रिटेन राइट ऑफ रेजिडेंस का मतलब यह है कि आपका अपना राइट है यहां पे रुकने के लिए, बस और कुछ नहीं। आप अपने राइट को लेकर चलिए। जब आपको परमानेंट रेजिडेंस मिलती है, जब आपकी नेशनैलिटी हो जाती है, फिर अगर आप किसी यूरोपियन कंट्री में जाकर अपने ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज करें तो फिर वहां पे आप किसी एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर को बुला सकते हैं। अभी आप वो चीज नहीं कर सकते। ऑलराइट जी, आई होप दैट मेक्स इट क्लियर। नाज़रीन, अब आज के प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है।
आई होप हमेशा की तरह आज भी कुछ आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मुझे अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिए, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ चेंज करने की कोशिश करता रहता हूँ, और इस पे जब आपके मुझे कोई कमेंट्स मिलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है और बड़ी अच्छी एक गाइडेंस मुझे मिल जाती है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी जगह इसी वक्त दोबारा मुलाकात होगी। इस हफ्ते इंशाल्लाह लोगों से मैनचेस्टर में मुलाकात होगी, और आगे मैं कुछ सोच रहा हूँ कि कुछ ऐसा भी करूँ कि एक हफ्ता मैनचेस्टर में, एक हफ्ता बर्मिंघम में, एक हफ्ता मैनचेस्टर में, एक हफ्ता बर्मिंघम में मैं लोगों से मुलाकात करनी शुरू करूँ। सो ये एक नया मैं प्रोसेस लेकर आऊँगा इंशाल्लाह। या तो इसी महीने शुरू कर दूंगा या फिर इसको मैं इंशाल्लाह नए साल के अंदर शुरू करूँगा। अगले हफ्ते इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। गुड इवनिंग एंड खुदा हाफिज़।